संज्ञान और शिक्षा विभाग द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं कि हम चर्चा कर रहे हैं 12वीं अकाउंटेंसी और जिसमें आपकी पार्टनरशिप बुक है उसका सेकंड चैप्टर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर से रिलेटेड जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है उनको हम हल कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो भी चीज़ आज की सेशन में आपको बताई जाएंगी वो आपके एग्ज़ाम का एक पार्ट होने वाली है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में जो बोर्ड पेपर होगा उसमें 22 और 23 नंबर क्वेश्चन होंगे। उसमें बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको चैप्टर में दी हुई हर छोटी छोटी बातें वो समझनी पड़ेंगी। साथ में देखो, अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कुछ पलों में समझ नहीं सकते। उसको आपको क्या देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। उसके एग्जाम्पल हैं वो निकालने पड़ेंगे, उसके जो क्वेश्चन है वो हल करने पड़ेंगे और आपको इसके जो कॉन्सेप्ट है वो समझने पड़ेंगे। निश्चित रूप से जो कॉन्सेप्ट समझ लेता है तो फिर उसको अकाउंटेंसी में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि सीपीटी का भी जो पोर्शन है उसमें आपकी अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है और लॉ है, ये चीज़ है वो उसमें शामिल की जाती है। तो अकाउंटेंसी आपका मेन पार्ट रहने वाला है 11वीं और 12वीं का, इसलिए आपको पॉइंट्स टू पॉइंट आपको समझना है। हमने पिछले 13 वीडियो सेकंड चैप्टर से जो आपके रिलेटेड है वो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। निश्चित रूप से वो सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर साबित होंगे। देखो, एक दिन से कोई भी मंजिल है वो आप प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और ये मेहनत का आपका समय है। अभी आप 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, इसका मतलब आपको अभी से तैयारियों में लग जाना। और अगर आप अभी तैयारियों में लग जाते हो तो फरवरी और मार्च 2025 में जब आपकी एग्ज़ाम होगी तब तक आप पूरा सिलेबस है वो कवर भी कर पाओगे और आपके नंबर भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बन पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। चलो स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को, और आज के इस सेशन में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उस पर हम चर्चा करते हुए और जो रिमेनिंग पॉइंट है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें आज के इस सेशन को। तो देखो, सबसे पहले आपका स्टार्ट हो रहा है, क्या है पूंजी का समायोजन, है ना, एडजस्टमेंट। क्या करना आपको, एडजस्टमेंट करना है। देखो, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि पार्टनर की कैपिटल नहीं दी हुई होती है, और पार्टनर की कैपिटल नहीं दी हुई होती है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, उस पार्टनर की कैपिटल है वो आपको कैलकुलेट करनी होगी, वो आपको निकालनी होगी। अब वो देखो निकालने का क्या तरीका होगा उस पर हम बातें करेंगे। देखो, इसमें क्या एडजस्टमेंट में क्या क्या दे रखा है कि देखो, कभी कभी साझेदार के प्रवेश के समय साझेदार लाभ विभाजन अनुपात के आधार पर अपनी पूंजी के समायोजन के लिए सहमत होते हैं। क्या करते हैं, लाभ हानि विभाजन अनुपात के आधार पर क्या करते हैं, वो समायोजन के लिए सहमत होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि नए साझेदार की पूंजी दी गई है तो उसके आधार पर पुराने साझेदारों की नई पूंजी की गणना की जाएगी। देखो, पीछे वाले चैप्टर में भी, इसी चैप्टर में हमने जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की थी तो वहाँ पे भी हमें ख्याति निकालने का वो तरीका अपनाया था कि भाई पूंजी के समायोजन के आधार पर हम ख्याति की गणना करेंगे। और ये भी यहाँ पे जो पूंजी का समायोजन है वो किस पे होगा, या तो नए साझेदार के आधार पर होगा और या कुल पूंजी के आधार पर होगा, है ना। उनको आधार मान के हुए ही हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कंडीशन दी हुई होती है। तो जब कभी भी आपको ऐसी कंडीशन मिलती है तो अपन कैसे कैलकुलेशन करेंगे उस पर देखो चर्चा करनी है। पूंजी का समायोजन इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे तो उस बैलेंस शीट का आधार क्या होगा, उस बैलेंस शीट को हम कौन कौन सी मद है उसमें हमें लिखनी है, कैसे वो आपकी समायोजित मद है वो उसमें लिखी जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, और इसमें कौन कौन से समायोजन है कि ख्याति है, संचय है और परिसंपत्तियां तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन आदि सभी समायोजनों के पश्चात है वो आपकी पूंजी की
तुलना पुरानी पूंजी के साथ की जाती है। पुरानी पूंजी के साथ हम कैलकुलेट करेंगे और फिर हमें उस पुरानी पूंजी के आधार पर तमाम साझेदारों या नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी है वो कैलकुलेट करेंगे और उसके आधार पर फिर हम कैलकुलेट करेंगे। और कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चलेगा कि यदि किसी साझेदार की पूंजी कम होती है, किसी साझेदार की पूंजी कम है, तो वो उस कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि व्यापार में लेकर आएगा, व्यापार में लेके प्रवेश करेगा। और अगर जिस साझेदार की राशि अधिक है, यानी उसकी राशि अधिक हो रही है, तो वो राशि व्यापार से क्या करेगा, निकाल लेगा और व्यापार से निकाल कर ले जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अगर किसी साझेदार की पूंजी ज़्यादा है, कोई साझेदार व्यापार में पूंजी ज़्यादा लेकर आया, तो वो क्या करेगा, निकाल लेगा, यानी पूंजी वापस ले जाएगा। और किसी साझेदार की पूंजी अगर कम है, तो उससे व्यापार में पूंजी और मंगवाई जाएगी और उस पूंजी के आधार पर उसका समायोजन किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये सारी बात, ये बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं आगे। आगे देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसके माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। देखो ए और ब एक फर्म में साझेदार हैं, ए और ब एक फर्म में साझेदार हैं, है ना। वो 2:1 के अनुपात में क्या करते हैं, लाभ का विभाजन करते हैं। ए और ब साझेदार हैं जो 2:1 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। वे 100 को 1/4 भाग के लिए शामिल करते हैं, यानी जो नया साझेदार कौन सा, सी है, उसको 1/4 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। और सी है वो 20,000 रुपये पूंजी के लिए लाता है। ख्याति, परिसंपत्तियां एवं दायित्व से संबंधित समायोजनों के पश्चात क्या है, पुराने साझेदार ए और ब की पूंजी क्रम से 40,000 और 15,000 रुपये। यह निर्णय लिया गया है कि साझेदारों की पूंजी नए लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार होगी, यानी आपको न्यू रेशियो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशियो की आपको गणना करनी पड़ेगी और आपकी ए और ब की नई पूंजी भी आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। तो इस तरीके का देखो ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन सकता, इस तरीके का क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता। कारण क्या है कि बोर्ड परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें आपने देखा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, वन लाइनर भी है, रिक्त स्थान भी है और छोटे क्वेश्चन भी है। तो उन छोटे क्वेश्चनों में ये आपका क्वेश्चन है वो अपना स्थान रखता है, इसको आप देख सकते हैं, ये शामिल भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो इसको हल कैसे करेंगे। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, है ना। अब देखो इसमें एंट्री करनी है, तो एंट्री से सबसे पहले तो हमें आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो न्यू रेशियो के लिए देखो अपने पास है क्या, तो ओल्ड रेशियो दे रखा है। ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो आपका 2:1। क्या है, 2:1। और सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा कितना है, 1/4। 1/4 अब हमें निकालना पड़ेगा। तो करना क्या है, माना फर्म का लाभ 1 रुपया, सी का हिस्सा 1/4, तो शेष लाभ 1 - 1/4 तो 3/4, है ना। तो ए का नया अनुपात तो इसका फॉर्मूला होता है बैलेंसिंग रेशियो मल्टीप्लाई ओल्ड रेशियो। तो बैलेंसिंग कितना है 3/4 और ओल्ड रेशियो आपका 2/3, तो कितना हो गया 6/12। बी का नया अनुपात तो इसका भी बैलेंसिंग रेशियो 3/4 और ओल्ड रेशियो है 1/3, तो 3/12। और सी का नया अनुपात तो सी का हिस्सा कितना है 1/4 है, तो बराबर अंश और हर बराबर करेंगे तो 3/12। तो अनुपात क्या हो गया 6:3:3। इसको छोटा करेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा आपका 2:1:1। ये इसका जो नया अनुपात है वो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी न्यू रेशियो आपका क्या हो जाएगा
2:1:1। क्लियर है? ये आपका अनुपात हो जाएगा न्यू रेशियो वाला 2:1:1। अब ये तो देखो अपने पास नया रेशियो आ गया। अब सवाल में क्या कह रहा है? सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि आपको नई जो फर्म है उसकी पूंजी भी ज्ञात करनी है ना? नई फर्म की पूंजी ज्ञात करनी है और उस पूंजी को क्या करना है? नए लाभ विभाजन अनुपात में बांटना है ना? तो ये काम हमें करना। अब देखते हो आगे। अब देखो सी का हिस्सा कितना है? 1/4। सी 1/4 भाग के लिए पूंजी लाता है। कितनी? 20,000। क्या है? सी है वो 1/4 भाग के लिए पूंजी कितने लेके आता है? 20,000। तो संपूर्ण भाग के लिए पूंजी होगी, संपूर्ण भाग के लिए पूंजी होती है तो 20,000 मल्टीप्लाई 4/1 यानी कितनी हो गई? 80,000 पूंजी हो गई। मेरी बात समझ गए? नॉर्मल अंडरस्टूड बात है कि सी है वो 1/4 भाग के लिए प्रवेश करता है और उससे 1/4 भाग के लिए 20,000 रुपये पूंजी मंगाई जाती है। अगर उसको कहते कि भाई आप पूरे फर्म के मालिक है तो उसको कितनी पूंजी लेके आनी पड़ेगी? तो संपूर्ण भाग के लिए पूंजी होगी 20,000 मल्टीप्लाई 4/1 तो 80,000 रुपये पूंजी होगी। अब देखो इस पूंजी को क्या करना है? वो क्या कह रहा है? अपने पास नया लाभ विभाजन अनुपात आ गया 2:1:1। नई फर्म की पूंजी आ गई। दो चीज़ आ गई अपने पास। न्यू रेशियो अपने पास आ गया 2:1:1 और फर्म की पूंजी आ गई आपको 80,000, है ना? तो अब इसमें इस 80,000 में इस पूंजी का वर्गीकरण करेंगे। तो ए की पूंजी, ए की नई पूंजी होगी, नया अनुपात क्या है? 2:1:1। तो देखो 80,000 मल्टीप्लाई 2/4, ये 2 और ये 40,000। तो ए की पूंजी कितनी आ गई? 40,000। बी की नई पूंजी होगी, बी की नई पूंजी होगी 80,000 मल्टीप्लाई 1/4 तो ये कितने आ गए? 20,000। तो 20,000। सी की नई पूंजी का दो या पूंजी का दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी तो उतनी होगी जितनी उसके लिए कहा गया है। तो 80,000 मल्टीप्लाई 1/4 तो 20,000। ये फर्म की नई पूंजी आ गई। अब देखो ये चीज़ हो गई। इस सवाल में अपने को नया अनुपात निकालना था, वो निकाल लिया। फर्म की नई पूंजी निकाल ली थी, वो हमने निकाल ली। अब देखो पुरानी पूंजी में क्या है? जो ए है उसके हिस्से में कितने आ रहे हैं? 45,000, जबकि उसको लाके कितने देने? 40,000। तो ये क्या करेगा? ये 5,000 रुपये लेके जाएगा। और ये क्या करेगा? इसके हिस्से में कितने आ रहे हैं? 20,000 आ रहे हैं बी के, जबकि लेके कितना है? 15,000। तो ये 5,000 लेके आएगा, है ना? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए के कितने हैं? पहले 45,000 है और हिस्से में आ रहे हैं 40,000। तो ये 5,000 क्या करेगा? लेकर जाएगा, है ना? और बी है, बी के पहले है 15 और अब हिस्से में आ रहे हैं 20। तो 5,000 इसके कम है तो ये लेकर आएगा, इसको लेकर आनी पड़ेगी। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे? जर्नल एंट्री। तो पहली एंट्री हो जाएगी आपकी किसकी? पहली एंट्री होगी ए की। तो ए क्या करेगा? लेकर जाएगा। तो पहली एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट DR टू कैश,
अकाउंट कितने, ये 5000 है वो लेकर जाएगा। दूसरी प्रविष्टि बी लेकर आएगा तो व्यापार में पैसे आएंगे, तो कैश अकाउंट डीआर टू बीज कैपिटल अकाउंट कितने, 5000। इस सवाल का हल है वो इस तरीके से हो जाएगा। ये सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण खास सवाल है एग्जाम की दृष्टि से, है ना। तो इसको हमने नया अनुपात निकाला है, हमने नई पूंजी निकाली है और नई पूंजी के आधार पर हमने कैलकुलेशन किया है कि क्या क्या होगी। ये नया अनुपात निकालने का फॉर्मूला जिससे हमने न्यू रेशियो निकाला, इस तरीके से अपन को न्यू रेशियो निकालना है। आप सभी को न्यू रेशियो निकालना आना चाहिए, त्याग का अनुपात निकालना आना चाहिए, फायदे का अनुपात निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जब आपको हल करनी आएंगी तभी आप उस पूरे सवाल को क्या कर सकते हो, सही तरीके से उसको हल कर सकते हो। अगर थोड़ी भी मिस्टेक होती है तो वो पूरा सवाल आपका गलत हो सकता है, इसलिए आपको सावधान रहना है हर पॉइंट के लिए, है ना। क्योंकि एक गलती आपका पूरा मार्क्स है वो गायब कर सकती है, पूरे सवाल को आपका गलत माना जा सकता है। इसलिए आपको ये नया अनुपात निकालने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नई पूंजी निकालने का ये तरीका, चाहे ये पुराने साझेदारों के आधार पर हो सकती है या नए साझेदार के आधार पर हो सकती है। तो यहाँ पे नए साझेदार के आधार पर हमने कैलकुलेशन की है। अब ये 5000 ज़्यादा है तो ये लेके जाएगा, ये लेकर आएगा। उसकी प्रविष्टि ये हो जाएगी, ए है वो लेकर जाएगा तो एज कैपिटल अकाउंट या टू कैश अकाउंट 5000, बी है वो लेकर आएगा तो कैश अकाउंट या टू बीज कैपिटल 5000। ठीक है, क्लियर है, समझ गए मेरी बात। अब तो डाउट नहीं है ना किसी प्रकार का, ठीक है। बढ़े आगे, आगे देखते देखो। आगे एक पॉइंट आता है वर्तमान, आगे एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। देखो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन भी होता है। देखो इसमें क्या है, कभी कभी फर्म के साझेदार के प्रवेश तथा सेवानिवृत्ति के बिना भी विद्यमान लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन करने का निर्णय लेते हैं। वैसे तो देखो साझेदारी जो विलेख होता है उसमें ये बातें स्पष्ट लिखी जाती है कि साझेदारों का अनुपात क्या होगा, नया अनुपात क्या होगा, पुराना अनुपात क्या होगा, फायदे का अनुपात क्या होगा, वो सारी चीज़ लिखी जाती है। फिर भी साझेदारी विलेख में साझेदार आपसी सहमति के द्वारा किसी भी समय उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि जब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है तो उसमें साझेदार प्रवेश करता है तब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, साझेदार की मृत्यु होती है तब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। और एक पॉइंट ये भी है कि अगर साझेदारी अनुपात में भी परिवर्तन होता है तो वहाँ पर भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। और ये साझेदारी जो अनुपात में परिवर्तन है वो साझेदार आपसी निर्णय के द्वारा कभी भी परिवर्तन कर सकते हैं। जब उनको लगता है कि इनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है उस समय वो उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, वो उनकी स्वेच्छा पर होता है ना। परिणाम स्वरूप कुछ साझेदारों को भविष्य में लाभों में अतिरिक्त भाग अधिलाभ के रूप में मिल सकता है, यानी अतिरिक्त भाग भी मिल सकता है। किसके रूप में, अधिलाभ के रूप में, यानी फायदा का अनुपात। कई बार क्या होता है कि भाई एक त्याग करेगा तो दूसरे को फायदा होगा, जबकि अन्य साझेदारों को कुछ भाग की हानि हो सकती है। भाई पहले अनुपात जैसे मान लो था, पहले अनुपात आपका 1:1:1 था, यानी बराबर बराबर था, है ना, बराबर बराबर था। और अब कर दिया कि भाई अब अनुपात होगा आपका 2:1:1, है ना। तो देखो इसको फायदा हो गया, है ना, इन दोनों को क्या हो गया, नुकसान हो गया। क्योंकि पहले 1:1 यानी 1/3 था, यानी 33, इसको माने तो 33.33% इनको हिस्सा मिल रहा था। और अब क्या मिलेगा इनको, 1/4, यानी कितना हो गया, 25% हिस्सा मिल रहा। पहले 33.33 था, अब 25, तो ये दोनों को तो त्याग करना पड़ेगा। और इसको मिल रहा था पहले 33.33, अब इसको कितना मिलेगा, इसको अब 50% मिलेगा, तो इसका हिस्सा बढ़ गया और इन दोनों का क्या हो गया। तो जब लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो कुछ साझेदारों को फायदा हो सकता है और कुछ को नुकसान भी
हो सकता है। यानी ये डिपेंड करता है उस अनुपात में कि वो कैसा अनुपात है, उसमें कितना चेंजमेंट किया गया है ना। अनुपात में परिवर्तन के आधार पर वो पता चलेगा। तो अगर वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में भी परिवर्तन होता है तो वहाँ पर साझेदारी फर्म का पुनर्गठन माना जाता है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हमने एक महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है वो हल किया, और ये क्वेश्चन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पे आप इम्पोर्टेंट मैंने लिख भी दिया, और आप भी अपने हैंड्स नोट में इम्पोर्टेंट लिख लेना, क्योंकि पूरी संभावना है इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने की, और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप अभी से इसको अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर ले और इसकी तैयारियों को स्टार्ट कर दे। ऐसे क्वेश्चन हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और मैं एक बार पुनः आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखो, समय बहुत ही कम बचा है आपका, और आपके पास ये मान लो कि लगभग आपके पास 4-5 महीने बचे, और इस 4-5 महीने में क्योंकि बीच में छुट्टियाँ आ जाएंगी, दीपावली की छुट्टी आ जाएगी, और भी कुछ तैयारी आपको करनी पड़ेगी, है ना। तो आपको क्या करना है, अभी से तैयारियों में जुट जाना है, और निश्चित रूप से अभी आप तैयारियों में जुट जाते हो तो एग्ज़ाम तक आप उस बाधा को पार कर पाओगे, सिलेबस पूरी करने वाली, रिवीजन वाली। क्योंकि बहुत बार ऐसे को देखने को सुनने को मिलता है कि मेरा रिवीजन नहीं हो पाया। इसलिए यही है कि आप लगे रहो, और ये मानो कि एग्ज़ाम के लिए आपको तब तक रुकना नहीं है। और स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि उठो, जगो, उठो और तब तक चलते रहो जब तक कि आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती है। तो उस मंजिल के लिए आपको मेहनत करनी है, कठोर मेहनत करनी है, और कठोर मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलेगी। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।